गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग हरित क्रांति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अपने खेत को जोत लिया है ना। हमने खेतों को जोत लिया, खाद डाल लिए, सिंचाई का प्रबंध कर लिया, पर ये सारा परिश्रम तभी सफल होगा जब बोया गया बीज भी बढ़िया हो, है ना। अगर बीज ही अच्छा नहीं होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी। तो इसलिए रोग और कीड़े ना लगने और साथ ही अधिक उर्वरक ग्रहण करके ज़्यादा उपज देने की क्षमता उनमें हो। किन में हो? बीजों में हो, जो बीज अंकुरित हुए हैं। उन्नत बीज तैयार करने की वैज्ञानिक खोज से कृषि विकास को एक नई दिशा मिली। वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों ने फसलों की दो अच्छी किस्मों के गुण मिलाकर उन दोनों से बढ़िया तीसरी किस्म निकाल दी। यह संकर पद्धति बड़ी सफल हुई। पहले संकर मक्का आई, फिर बौने धान और फिर बौने गेहूँ। इस कद काठी के ठिकाने पर तेज हवा में भी न गिरने वाले और भरपूर पानी और उर्वरक खाने वाले गेहूँ ने भारतीय कृषि में क्रांति का श्रीगणेश किया। पहले गेहूं की लंबे तने वाली किस्म उगाई जाती थी। थोड़ी ही हवा तेज हुई कि ये गेहूं खेत में पसर जाते थे। अगर कहीं रतुआ नामक फफूंदी लग गई तो सारी फसल चौपट। हमारे देश में बिहार के पूसा नामक स्थान में सन 1905 ईस्वी में कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, जहां के वैज्ञानिकों ने गेहूं की देसी किस्मों में से छांटकर पूसा 4 नामक गेहूं विकसित किया गया, जिसे विश्व अनाज प्रदर्शनी में लगातार 4 साल तक इनाम मिलता रहा। जब सन 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया और पूसा के स्थान की इमारतें नष्ट हो गई तो इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर 18 साल के प्रयोग के बाद गेहूं की कुछ ऐसी किस्में तैयार की गई जिन पर रतुआ का प्रकोप नहीं होता था, पर इनमें अधिक उपज देने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि तेज हवाएं चली कि ये लंबी किस्में धराशायी हुई। साथ ही रासायनिक उर्वरक की अधिक मात्रा पचा पाना भी इनके बूते से बाहर था। इस समस्या का समाधान किया गेहूं की बौनी किस्मों के विकास ने। ये खोज विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उज्ज्वल उदाहरण है। कद के ठिकने लोगों के देश जापान में पहली बार ठिकने कद के गेहूं भी पनपाए गए। फिर इनका ब्याह अमेरिका गेहूं से रचाया गया। इस तरह जो बौनी संतान हुई वह ठंडे देशों में उगाई जा सकती थी। बाद में इन्हें मैक्सिको के गेहूं के बहा दिया गया। इनसे जो बौने गेहूं तैयार हुए वह भारत में लगभग नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में परखे गए। इनका लाल रंग किसी को अच्छा नहीं लगता था, अतः हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सर्वती रंग वाले देसी गेहूं का रंग इनमें पहुंचाया। 10-12 साल में ही इन बौने गेहूं से अन्न उत्पादन ने ऐसी छलांग मारी कि कहाँ तो हमारे पूरे देश में अनाज मांगते फिरते थे और कहाँ आज सूखे और अकाल के सामने भी तनकर खड़े हैं। यानी ये जो किस्म के जो गेहूं थे, इनके आने से भारत में गेहूं की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई,
है ना। जहाँ पहले अकाल या फिर सूखा पड़ जाए तो हमें दूसरे देशों से गेहूँ लेना पड़ता था, लेकिन इनके बाद हमें दूसरे देशों से गेहूँ नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए इन गेहूँ से हमारे देश में बहुत ज़्यादा गेहूँ की जो मांग, गेहूँ की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनाजों के सिरमौर गेहूँ से भी पहले हमारे देश में वैज्ञानिक क्रांति आई थी मिठास की दुनिया में, हमारे जीवन में। देखिए, पहले जो है उन्होंने गेहूँ के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे कैसे उसकी फसलें उगाई गई, कहाँ कहाँ किस तरीके से उसमें वृद्धि की गई। तो अब ये जो हमारे देश में जो क्रांति आई थी वो मिठास की दुनिया में आई थी, है ना। हमारे जीवन में मिठास भरने वाले पदार्थ चीनी और गुड़ हैं, जो मिलते हैं किससे, गन्ने से। तो उसके पीछे भी उन्होंने एक स्टोरी बताई है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके सिपाहियों ने अपने संबंधियों को लिखा था कि सिंधु के जंगली लोग ऐसे सरखंडे उगाते हैं जिनसे वह अपनी ज़रूरत का सारा शहद प्राप्त कर लेते हैं। शहद भरे सरखंडे यानी गन्ने। आज सभी किसान कोयम्बटूर के लंबे और मोटे रसीले गन्नों की खेती करते हैं। इन उन्नत किस्मों के कारण ही गन्ने की पैदावार। लेकिन एक दिन वह भी था जब गन्ने की किस्मों में सुधार के सारे प्रयोग असफल हो रहे थे। बात है सन 1911 ईस्वी की। उन दिनों एक अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर बावर और उसके भारतीय सहायक कोयम्बटूर में गन्ने पर अनुसंधान कर रहे थे। गन्ने की खेती तो उनके तने के टुकड़े जिसमें आँखें अवश्य हों बोकर की जाती है, लेकिन अनुसंधान के लिए गन्ने को उसके बीज पर उगाना जरूरी था। गन्ने के बीज इतने हल्के होते हैं कि फूंक मारो तो उड़ जाएं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने गमले में गन्ने के बीज बोए और चूहों तथा गिलहरियों से बचाने के लिए कमरे में ऊंचाई पर रख दिए। काफ़ी दिन तक प्रतीक्षा की, पर किसी भी गमले में बीज अंकुरित नहीं हुआ। अचानक बाबर साहब को उत्तर प्रदेश के दौर पर जाना पड़ा। उसके पीछे वैकेंट्रम ने सोचा कि गन्ने तो गर्म जलवायु का पौधा है, इसके बीज कमरे में नहीं खुले में प्राकृतिक परिस्थितियों में ही उग सकते हैं। जब रोज़ सुबह वैकेंट्रम अपने एक साथी को लेकर कोयम्बटूर के आसपास के गन्ने के खेतों के चक्कर काटते और शाम तक थैलियों में बीज इकट्ठे करते रहते। इन बीजों को बोया तो गमले में ही, पर गमले अंदर कमरे में न रखकर बाहर खुले में रख दिए। कोई एक सप्ताह बाद देखते क्या है कि गमलों में बीजों के कूले फूट आए हैं। वैकेंट्रम को फूले नहीं समाया। फौरन डॉक्टर बाबर को तार द्वारा ये खुशखबरी भेजी कि गन्ने के बीज अंकुरित हो गए। बाबर लौट कर आए और गमलों में अंकुराए पौधों को देखकर बड़े बिगड़े। वह कहने लगे कि ये तो किसी घास के अंकुर हैं, गन्ने के नहीं। हुक्म दिया कि सभी को नष्ट कर दिया जाए। 2-4 गमले तो थे नहीं जो नष्ट कर दिए जाएं, पूरे 100 गमले थे। अगले दिन छुट्टी पड़ गई। वैकेंट्रम ने बाबर को समझाया कि गमले को नष्ट करने में बेकार ही मजदूर लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, पड़े रहेंगे एक कोने में। हम क्यों इन्हें नष्ट करने में अपना पैसा और समय नष्ट करें। बाबर को बात जच गई और गमले बच गए। इस तरह बड़े उपेक्षापूर्ण वातावरण में गन्ने के बीज पौधे बनते रहे। 5वें महीने जब पौधों में पौरियां बनी तो अचानक बाबर की निगाह पड़ी। अरे, ये तो सचमुच गन्ने के ही पौधे हैं। ये गन्ने ही आज के गन्नों के पूर्वज बने। इनसे ही वैकेंट्रम ने कोयम्बटूर में
गन्नों की नई किस्मों का विकास किया। उन दिनों लंदन के एक अखबार में डॉक्टर बैरटम की खोज पर लिखा था, उसने कुदरत को खूब उल्लू बनाया और हिंदुस्तान को मिठास से भर दिया। आज गन्नों की कोयमुतर किस्म भारत में ही नहीं, सभी गन्ना उत्पादक देशों में लोकप्रिय है। गन्ना तो दुनिया को भारत ने दिया गन्ना तो दुनिया को भारत ने दिया, पर बहुत से पौधे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ दूसरे देशों से आए, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, गोभी, मटर, तंबाकू, शकरकंद, सब के सब परदेसी पौधे हैं जो इस देश की मिट्टी में ऐसे रमे कि यहीं के होकर रह गए। मूंगफली भी बाहर से आई, और तो और अमरूद भी यहाँ का नहीं है। लीची, लुकाट, पपीता, सपोट, अनानास और अंगूर ही नहीं, खरबूजा और तरबूज भी विदेशी यात्रियों के साथ भारत आए हैं। इन परदेशियों में से आलू के उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत प्रगति हुई। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से पहले उन्होंने गन्ने का विकास किया, फिर उन्होंने देखा कि इस चैप्टर में जितना हमने आज पढ़ा है, इसमें सबसे पहले उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया, फिर गन्ने को कैसे उगाया गया, उसके पीछे की उन्होंने एक स्टोरी जैसी बताई है। तो हमें पता चला, और कौन कौन सी फसल हमारे देश की होकर रह गई हैं जो बाहर से आई हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा। अब आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।